गीत अनिल गा रहा था और आपका लिखा हुआ गीत भी गा रहा है। आइए दोनों गीत अनिल गा रहा है। कौन सा? मोन का एक तो था अगलाडा का माछा तोसा का कंडिला, वो भी है। बहुत सारे वो तो हमारे जी जी जी। तो आपकी रंगीली रवाई मेरी छबीलो सिराओ, हिमालय का ऊंचा डांडा बस्यू मेरो गाँव। रंगीली रवाई मेरी छबीलो सिराओ, हिमालय का ऊंचा डांडा बस्यू मेरो गाँव। हिमालय का ऊंचा डांडा बस्यू मेरो गाँव। बोले रूपीणो सुपीणो नदी बगे दी तौषा, रूपीणो सुपीणो। देखो हर की धुन रूपीण सुपीण ने जो हाथी पे नाचता है उसका वो कोट लाया, तब हम लोगों ने वो पूरा किया। मुन्ना सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि बने। उन्होंने हमको यहाँ पे उसके बाद समीक्षा के तौर पे कहा कि आप ये गीत गा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ना कि हारुल भी आए, तांदी भी आए, झेंता भी आए, रासो भी आए, इस पे सामूहिक नृत्य भी हो, सामूहिक गान भी हो। हमने तो सावधान होकर गाया जैसे पहले परंपरा थी, माइक के सामने बिल्कुल ऐसे गीत गाते थे। शांति वर्मा जी, जगत राम वर्मा जी, इन्होंने तो पारखी हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि विशेषज्ञ और मूल्यांकन करता तो है ही। अगर आप जितने लोग भी आए हैं, आपने 100 की संख्या दी है, 1000 की दी है, मेरी नज़र में तो जितने लोग बैठे हैं वो एक एक व्यक्ति, वो एक पुस्तकालय है, एक पूरी लाइब्रेरी है। और लोक संस्कृति के प्रति जो आपका रुझान है वो आपके उपस्थिति से ही झलक जाता है। आप सब लोगों के गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, और साथ में मेरे छोटे भाई बेसारी जी, और बहुत ही सफल और एक सुंदर निजामत संचालन, बहुत ही सार गर्भित और सुसंस्कृत शब्दों के साथ हमेशा पंचोली जी करते हैं। आप लोक कलाकारों के प्रति, लोक रंगों के प्रति और हमारी बसियत और विरासत के प्रति पूरा जीवन आप इस पे बिल्कुल गतिमान तौर पे दे रहे हैं, तो इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब बात आती है लोक संस्कृति पे, सफर पे, इस अभियान पे। जिस समाज का और जिस लोगों का पूरी ऐतिहासिक जो आधार है वो श्रुति पे आधारित रहा हो, जिसको केवल मुंह जुबानी गा करके हजारों हजारों पीढ़ियों तक, बल्कि यूं कहा जाए कि युगों युगों तक जिंदा रखा जिन लोक कलाकारों ने, केवल अपने मुंह जुबानी उन गीतों को गाते हुए, ऐतिहासिक गाथाओं को गाते हुए, उन्होंने केवल नाचने के लिए गीत नहीं गाए, उन्होंने हमारे जंगल बचाने के गीत गाए, उन्होंने नदियों बचाने के गीत गाए, उन्होंने देश को आज़ादी के लिए गीत गाए, उन्होंने हमारी मानवता का मर्म गाया, उन्होंने हमारे अंदर ओज और जोश के गीत गाए, उन्होंने हमारी एकता और समर्पण के गीत गाए, उन्होंने समाज का आपस में एक पुल का निर्माण हो, समन्वय का निर्माण हो, आपस में तालमेल बने, संबंधों का आदान प्रदान हो। और ये मानिए कि मानव के जो मानवीय मूल्य हैं, उस जीने की जो अद्भुत कला है, हम एक बेहतर सामाजिक प्राणी कैसे बन सकते हैं, उसके उन्होंने गीत गाए। और आज का जो दौर है, पश्चिमी संस्कृति की इस आंधी में, इस आक्रमण में, संयुक्त परिवार जो गांव में रहता था उसके विघटन के कारण, और पलायन का जो दंश है, जो पूरा हमारा हिमालयन जो बेल्ट है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, वो उसको झेल रहा है। मैं ये मानता हूं कि आज के इस घटाटोप अंधियारे में लोक संस्कृति का दीपक कहीं कहीं टिमटिमा रहा है, तो उसकी लौ को हम लोग दूसरे दिए से जोड़ने का जो काम है, शायद यही वो मंच है जहां से हम उसका विस्तार दे पाते हैं। हम कलाकारों का जो नाचने का, गाने का, मंच का जो माहौल है, वो एक बहुत सीमित दायरे में रहता है। लेकिन आप जो लोग हैं, जो कोई प्रिंट मीडिया से हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, कोई अपने आप में कवि के रूप में है, आप उसको इतना विस्तार देते कि शायद तभी ये युगों युगों तक जिंदा रहता भी है। पंचोली जी ने हमको आज ये मौका दिया। आप जैसे शुद्धि और गुणी जनों से, प्रखर लोगों से, जागरूक लोगों से, मैं तो मानता हूं कि हम कम बोले, शायद आप लोगों को ज़्यादा सहयोग इसमें करना चाहिए, क्योंकि यमुना घाटी और जौनसार बावर
ये हमारा जो पूरा एक क्षेत्र है, वाकई अगर भूमि उन्नत किस्म की है और आपके पास बीज अच्छा है और समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई होती रहे तो हमेशा फसल अच्छी होती है। लेकिन अगर आपने उल्टे सीधे बीज कई पत्थरों पे, चट्टानों पे फेंक दिए और उसको फिर देखा ना जाए तो फिर आप अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल बधाई देता हूं और खुश हूं और मैं गर्व और गौरव से गौरवान्वित हूं कि हमारी जो रवाई की बेल्ट है वो अपने संस्कृति के प्रति जागरूक रही है। आज भी हमारे उस बेल्ट में गांव का जो आंगन है वो जिंदा है। शायद गढ़वाल और कुमाऊं में आज उस आंगन से संस्कृति ओझल हो गई है। कारण उस आंगन में आने वाला बच्चा लोक संस्कृति विद्यालयों में सिखाएंगे तो मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसमें आप किताबी ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन गांव के आंगन में जब बच्चा अपनी उस बहकती हुई छोटे छोटे कदमों से उस तान में लगता है और सीखता है लोक संस्कृति के कदम, वो संस्कृति बचाने का पहला प्रयास है। और जब वो तोतली जुबान से गीत गुनगुनाता है, गाने को तो आगे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो तोतली जुबान से पीछे पीछे चलता रहता है, वो संस्कृति बचाता है। जो बच्चा गांव में है वो भी पढ़ता है, लेकिन इतवार के दिन जब छुट्टी होती है तो भैंस के पास भी जाता है, गौशाले में भी जाता है, वो अपने मांग में भी जाता है, वो बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत सारे हमारे दादा दादियों की, नानाओं की कहानियां उसको भी सुनता है। इससे सबसे मिलके वहां पर बहुत ही उपयोगी हमारी वनस्पति है, तरह तरह के, जैसा मैं कहता भी हूं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उत्तराखंड में, वहां तो बहुत मतलब ब्रह्म कमल जैसे फूल हैं, बुरांस जैसा फूल है। हमारे पास ये बिल्कुल हिमालय से श्वेत निकलती हुई, स्वच्छ निकलती हुई आस्था का प्रतीक और वो नदियां हैं, गंगा यमुना है। हम विश्वास करते हैं, हम आज मानव जीवन को एक दूसरे पे जब कभी मुसीबत में रहते हैं तो वो ऐसे मंदिर हैं बद्री केदार जैसे। हम लोगों के यहाँ वो वन है जहां पर कहते हैं कि जब भगवान राम को भी विपत्ति आई थी तो भी संजीवनी के लिए उत्तराखंड आए थे। ऐसे हमारे पास कीमती अंकुरित होने वाली जड़ी बूटियां हैं, और इन सब से मिला करके जो कुछ बनता है उसको शायद संस्कृति कहते हैं। उस माहौल में हम लोग हैं और उसको जिंदा रखा हुआ है तमाम लोगों ने। नहीं भारती जी, जो नंदलाल भारती है ना, डॉक्टर नंदलाल भारती कैसे बना, लोग जानना चाहते हैं। मैं जी, उसका बखान करना जरूरी है। मैंने कहा ना कि हम ड्रेस कोड में कैसे आते हैं यमुना घाटी के लोग, कोई हमें डरा थोड़ी सकता है। इसका कारण है, इसका कारण नंदलाल भारती है, इसका कारण अनिल बेसारी है। तो जो सफर है ना, उस सफर को थोड़ा सा लोग सुनना चाहते हैं। अगर आपके कोई गाने की लाइन है तो अनिल मैं इसमें ऐसा था, ये एक मतलब होता है ना, आदमी कोई खुशी वाली कोई ऐसी बात हो जिससे आप लोगों के अंदर कुछ मतलब अच्छा ही आए। अब वो कष्ट वाली और दुख वाली जो बातें हैं उसको, और अपने आप को फिर अच्छा भी नहीं लगता कि हम बार बार अपनी वो गिड़गिड़ाने वाली, वो रोने वाली मतलब एक हिसाब का वो सफर बोले। लेकिन ये आपने सही कहा कि अगर हम उसको बोलेंगे तो शायद ही वो जो आज थोड़ा सा आपके आसपास है तो कैसे पहुंचे, ये जरूरी है। अब हुआ ये कि हम हमारे आज मेरे जौनसार के यहाँ पे साथी कलाकार लोग भी बैठे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जौनसार बावर का पहला अखबार, उसका नाम था जौनसार मेल। स्वर्गीय नारायण दत्त जोशी जी एक बहुत ही मतलब ईमानदार और पूरा जीवन पत्रकारिता उन्होंने की, विषम पिता में कि हम उनको उपलब्धि देते थे। वो उनके पास हमारा रोज का बैठना था, स्कूल जाते थे तब भी। और अच्छा, उन्होंने जब हमारे कुछ गिने चुने लोग उस समय बाहर थे नौकरी में, उस अखबार को साप्ताहिक निकलता था तो भेजते थे, तो पोस्ट कार्ड पे उनकी प्रतिक्रियाएं आती थी और उसमें बहुत सारी प्रतिक्रिया ये होती थी कि जोशी जी ये जो अखबार है इसका हम इंतजार ऐसा करते हैं जैसे कोई गांव से मेहमान आ रहा हो। पूरे उस समय टेलीफोन वगैरह तो थे ही नहीं बिल्कुल भी, उसी के माध्यम से हम लोग जौनसार की गतिविधियां लेते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बहुत कष्ट है कि अखबार वाला इस अखबार को दरवाजे पे फेंक जाता है और उस पर लिखा रहता है जौनसार मेल, और जब जौनसार लिखा रहता है तो फिर हमको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जौनसार से हैं आप, वहां तो
जादू टोना है, वहां तो खाडू बना देते हैं, वहां तो जहर पिला देते हैं, वहां के लोग तो संयुक्त परिवार में हैं, उनके तो 5-5 पत्नियां हैं, उनके तो 6-6 पति हैं। मतलब हम लोगों को जितना भी प्रस्तुत किया था भार, वो सब के सब मतलब वो उसमें विचलित हो जाते थे कि यार ये अखबार आ गया, न्यूज तो आ गई, लेकिन साथ के साथ पड़ोसी को पता भी चल गया कि ये जौनसारी है। अच्छा। हमको उससे वो उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि जौनसार बावर की जो लोक संस्कृति है वो अपने आप में कितनी सशक्त है, कितनी इज्जतदार है। मतलब उसकी चर्चा मैं करूंगा तो पूरा मतलब 5-7 घंटे लग जाएंगे एक एक विषय पे, कि वो पूरे पहाड़ की भी है और जौनसार की तो है ही है, कि हम लोगों का आज भी जितना सम्मान महिलाओं का हमारे यहाँ है उतना सम्मान मैं पूरे देश और दुनिया में इस बात की पैरवी करता हूं कि हमारे यहाँ आज भी अगर कोई विधवा मतलब है ही नहीं, और आप बोलेंगे भाई विधवा क्यों नहीं है, मरना तो सबके साथ है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी महिला को उस रूप में देखा ही नहीं जाता, संयुक्त परिवार में है। और अक्सर ऐसी अगर महिला है भी तो जब नृत्य की बड़ी तान लगती है तो उसको सबसे आगे नृत्य के लिए बुलाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। विवाह शादी हो उनको पहले आमंत्रित किया जाता है। तो ये एक हमारी संस्कृति की अच्छी बातें थी। जादू टोने के लिए हमारी जब भी आप कोई मेहमान हमारे गांव में आते थे तो हम लोग परात में रख करके, तांबे की परात में रख करके उनके पैर धुलवाते थे गर्म पानी से, और जब गर्म पानी से पांव धुलवा दिए फिर हर घर में चुल्लू का तेल है, उसके बाद उनकी मालिश की जाती थी। अनिवार्य रूप से वो मेहमान कोई भी हो, वो सरकारी मुलाजिम हो सकता है, हमारा पड़ोस का मेहमान हो सकता है, लेकिन ये परंपराएं तो है ही कि पैर धुलवाने हैं और उसके बाद तेल से उसकी मालिश करनी है, और फिर पलोथी मार के भोजन देने की हमारी एक मेहमान नवाजगी तो है ही। लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा दिया कि बहू सुंदर, बेटी सुंदर, पांव दबा रही है, वो कर रही है। अब क्योंकि लोक संस्कृति को, मैं सर आप बहुत गुणीजन और बहुत मेरे से सीनियर लोग हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपके सामने कोई भाषण या कोई ज्ञान की बात करूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो रवाई घाटी की संस्कृति है उसको आप भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, प्रज्ञा चक्षु, मानस चक्षु चाहिए, जो अंदर की बातें उसमें देख सके। तो मैं उस बात पे आता हूं जो आपका प्रश्न था। उस संस्कृति के लिए जोशी जी ने कहा कि इसके लिए आप लड़के लोग हैं, आपके पास समय, आप कुछ करिए। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, हम लोगों ने जौनसार बावर के चुनिंदा लोगों को सर्वे के आधार पे लिए, और इसलिए कि अब सर्वे कैसे करें, तो उस समय जो लोग माघ के महीने में गीत गाते थे उनकी एक अपना एक दायरा होता था कि इस खत का बहुत बड़ा गायक है, उनको दूसरे खत के बुलाते थे जब बड़ी शादियां होती थी। तो उसमें सबसे पहले भगत सिंह नेगी जी एक मलयता के हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे गायक, उनको हमने लिया। एक लच्छीराम शर्मा जी थे, पंडित जी है शिवराम मणु के, उनके छोटे बेटे थे वो यहाँ जो उस समय शादी के बैंड थे उसमें भी गाते थे। इस तरीके से सूरत सिंह चौहान जी थे थाने के, हम लोगों ने नथी मास्टर जी थे, फिर एक जगत राम वर्मा जी, वो बिल्कुल छोटे थे स्कूल में, उनको लिया। हम लोगों ने पूरे जौनसार बावर में उसका एक अभियान चलाया, और कुछ दिनों बाद समता संस्था ने हमको कुछ नुक्कड़ नाटक और वो दिया, और हम 2-3 बार गाँव में घूमे आए। उस तरीके से हम लोगों ने, जब हमारा पहला कार्यक्रम लगा यहाँ देहरादून में, तो हम लोगों को 7 जूडे चाहिए थे। हमारा एक नाचने का एक ड्रेस है, हमारे सर पूरे गांव में वो 6 ही, पूरे खत में 6 ही मिले, केवल 6। उपल गांव की बात कर रहा हूँ, लंबा चौड़ा। हाँ, लंबा चौड़ा। आपके यहाँ परंपरा आज भी जिंदा है, गांव में तब भी थी, लेकिन हमारे उसमें इतनी खत्म हो चुकी थी कि पूरे खत में केवल 6 ही मिले। 7वां हमने जो हाथी पे नाचता है उसका वो कोट लाया, तब हम लोगों ने वो पूरा किया। मुन्ना सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि बने, उन्होंने हमको यहाँ पे उसके बाद समीक्षा के तौर पे कहा कि आप ये गीत गा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ना कि हारुल भी आए, तांदी भी आए, झेंता भी आए, रासो भी आए, इस पे सामूहिक नृत्य भी हो, सामूहिक गान भी हो। हमने तो सावधान होकर गाया, जैसे पहले परंपरा थी, माइक के सामने बिल्कुल ऐसे गीत गाते थे शांति वर्मा जी, जगत राम वर्मा जी, इन्होंने। तो हमने उनकी भी मजाक करी कि यार आंगन के गीत मंच पे कैसे हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको शुरू किया। साक्षरता अभियान चला 1995 में, और इत्तेफाक से स्कूलों का एक कंपटीशन हुआ, मैंने भी उसमें भाग लिया। हमारा यहाँ से
1995 15 अगस्त को देहरादून यहाँ अपना ये कौन सा ऑडिटोरियम है हमारा, नगर निगम में, और वहां से 20 तारीख को फिर दिल्ली होना था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अच्छा। वो हमारा पहला कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर का हुआ। हम लोगों ने उसमें गीत लिखा था, जैसा आप कहते हैं, मैं गायक तो हूं ही नहीं, हाँ, लेकिन उसकी लाइनें कुछ ऐसी थी भाई ना, मैंने खुद उसको लिखा था। आंखें उगड़े अब जबियों ने पड़ रही गए हमें सभी बोठा मारा, दुनिया आगे बड़ी नठी जोन सार पची छुटी नठी बोठा मारा। ये साक्षरता पे 2 गीत हमने गाया, वो स्कूलों से छट छट के हम लोग दिल्ली तक पहुंच गए। लेकिन गुरुजी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हम लोग तब थे, 7 टीमें पूरे उत्तर प्रदेश से आई और हमको समय मिला 3.5 मिनट का, और हिस्से में आए 30-30 सेकंड। हम लोगों ने 7 दिन तक उस 30 सेकंड के लिए कार्यक्रम के लिए जोर लगाया, और अंत में वो परात नृत्य, वो भगत सिंह नेगी जी के गाने, और उन्होंने मल्लता से गुलदार वाली तलवार जो समय मुगलों के लिए उनके पास थी वो साथ में थी, और इतना अच्छा 30 सेकंड का कार्यक्रम रहा कि बहुत सारी बातें, लेकिन उस 30 सेकंड से उस कार्यक्रम के बलबूते पे हम आज 30 मिनट का या 30 घंटे का कार्यक्रम भी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा पता, बाकी मुसीबतें बहुत है, कष्ट बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग अपनी संस्कृति, जो बिल्कुल जैसा मैंने कहा था कि 7 जूडे भी नहीं थे, आज सर जौनसार बावर में हर गांव के हर मेल के पास एक जूडा बना हुआ है। सब लोगों ने वो ड्रेस बना ली, सब लोगों ने अब अपनी वेशभूषा में आ गए, क्योंकि जौनसारी संस्कृति का जो वो हमारी आलोचनाएं थी वो सब के सब आज हमारी विशेषताओं में बदल गई। आज वो जौनसार का नाम जहां भी लिया जाता है, हम अपनी संस्कृति के लिए गर्व से कहते हैं कि हमारी वो सारी संस्कृति इंसानों के लिए, मानव के लिए, उनको जीने की अच्छी कला सिखाती थी। हमारे बुजुर्गों ने हमको जिंदा रख के दी, लेकिन कष्ट आज यही था कि हमारे समय में वो खो ना जाए, उसके लिए आप सब लोग प्रयासरत है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं अनिल के पास जाता हूं, और वो कौन सा गाना है जिसमें हम सामूहिक रूप से साथ जुड़ते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि जौनसार मेल ने जो पॉजिटिव वेव, आप जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक जो ऊर्जा आप लोगों को दी ना, कि जौनसार मेल जब जाता था दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता लोगों के घर में पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो बगल वाले को पता चलता था कि जौनसार मेल आ गया और ये जौनसारी है या रवाल्टी है या जौनपुरी है। तो उसका मतलब ये था, तो जोशी जी ने ये बताया कि कितनी पावर है हमारी पहचान में, और उस पहचान को आपने भुनाया अपने गीतों से, नृत्य से, ऐसा लगता है। अच्छा दादा 2 मिनट माफी चाहता हूँ, भूल जाऊंगा फिर। ये उसके बाद हमारा कार्यक्रम पहली बार लगा बम्बई कौथिग में, और जगह तो कराई, लेकिन जब पहली बार बम्बई गए, बम्बई फिर ऐसा होता था कि वहां पे 3 वो थे, उनकी अपनी भी यूनियन बनी हुई है, वहां सारे जितने लोग हैं, लाखों लोग, गढ़वाली, कुमाऊनी है, और शायद दर्जन भर में जौनसारी भी थे उस समय। तो एक दिन वो ऐसा करते थे कि चलो जौनसार वाले जौनसार के कलाकारों को ले जाओ, गढ़वाल वाले गढ़वाल को ले जाओ, कुमाऊं कुमाऊं, और उस दिन खुशियां मनाते थे वो। तो उस दिन हमारे भी रामचंद्र नौटियाल जी मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पे थे, तो कहा कि ठीक है। अब हुआ ये कि शाम के टाइम कुमाऊं वाले उनको ले गए, गढ़वाल वाले उनको ले गए, जौनसारी को लेने कोई नहीं आया। हम लोग वहां पे 20 लोग थे, 20 के 20, फिर आए ही नहीं कोई भी। तो हम लोग शाम को खाने की तो व्यवस्था हो ही नहीं पाई। फिर वो मिलता है, हमारा तो खाया भी नहीं गया, पोहा बोलते हैं, पता नहीं किसी ने वो चावल से मंगा दिए उबाले हुए, हाँ, तो थोड़े थोड़े से वो खाए। अगले दिन सब इकट्ठे हुए, वहीं हॉल में हम लोग सो गए। लेकिन जब वो वापस आए तो हमने उनसे जो है नारायण जोशी से शिकायत कर दी। अच्छा। मन का हमारी इतना बड़ा हुआ कि और वो ले गए, और हमारे तो थे वहां पे, कार्यक्रम भी था। अच्छा। लेकिन हमको ले ही नहीं गए। उन्होंने फोन किया बकायदा, उस समय ऐसा वाला फोन था वो, हाँ, कि भाई आप लोगों ने ये किया, ऐसा, ये तो बिल्कुल वो था। तो उन्होंने भी यही बोला, यार हमने तो ये सोचा आए हुए होंगे, तो यहाँ भी ये बोल देंगे मोहल्ले में कि जौनसारी आए हुए हैं, कल फिर जवाब देना पड़ जाएगा कि ये तो वही लोग है, मामा लोग। मामा की भी जो आपने बात बोली थी ना, यहाँ 5 सीमेंट रोड पे हम पढ़ा करते थे, तो हॉस्टल में रहते थे, तो पिताजी वगैरह आते थे, उनके पाँव चौड़ा होता था ना,
फटा और ऐसा ही होता था वो हालत में ना, उनका ना पता नहीं उसको धोने के लिए तो काट का वो चाहिए गोतू, फिर वो बिमल की लकड़ी के रेशे, फिर उसको पैरों से धोते हैं, तब वो साबुन से तो धुलता भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए उस समय भी बेइज्जती की बात ये थी कि वो आते थे तो बोलते थे कि मामा आ गया। मतलब हमारे पिताजी को मामा और मामा से भी मतलब एक गया हुआ इंसान जो नासमझ टाइप का है, बिल्कुल पहाड़ी है, गंवार है। मामा का मतलब था मामा, मतलब ये किसी काम का नहीं है। तो सर ऐसी मतलब उस हमारी वेशभूषा की उस समय इज्जत थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि जो मोदी जी को चोड़ा भेंट किया हमने, उस चोड़े को पहले मैंने खुद पहना, खुद सिलवाया, और आज देश का प्रधानमंत्री उस चूड़े को पहन रहा है, जिसको मामा जी ने, जिसको यहाँ पे जो है उस तरीके से मतलब एक गलत पहचान। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर लगातार आप रंगमंच के लिए काम नहीं करते तो शायद मुझे लगता है कि वो चोला आज या तो कहीं शीशे के फ्रेम में फिट हो जाता कि ये जौनसारी चोला था, लेकिन आज वो लोकप्रिय हो गया, लोग उसको जरूर बनाते पहनने के लिए। मैं सर केदारनाथ में जब आए थे ना मोदी जी, जब वो गुफा में बैठे थे, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लाल रंग का है वो मतलब ना, तो वहाँ उन्होंने बिल्कुल बराबर पहन के रखा, उसमें कभी भी आप चाहे तो देख उसमें उनको ठंड भी नहीं लगी होगी तो बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब वो लोग पहले लोग की पहनते थे, हर आदमी पहनता था, है उससे आप शुरुआत करें, और आपका जो 20 साल का सफर है उसको भी थोड़ा सा आप बताएं कि आज हम कहाँ पर हैं, है ना। और गीत से आप शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। वो जो सामूहिक गाना है जिसमें हम लोग खेतों में भी जाते हैं तो साथ जाते हैं, हम तो उसको पडियाल कहते हैं, और जौनसार में क्या बोलते होंगे साहब? जैसे आज मेरा काम है तो सब लोग मेरे साथ आ जाते हैं काम करने के लिए, हैं? हाँ, हमारे यहाँ तो पडियाल बोलते हैं उसको ना, कि जैसे मेरा काम होगा तो सारे लोगों को बुला करके मेरे साथ आ जाएंगे, कल उसके साथ जाएंगे, तो हम तो पडियाल बोलते हैं उसको। जौनसार में शायद कुछ और शब्द होगा, बुआरा। हाँ, तो बुआरा भी है, एक शब्द है। तो वो सामूहिक कार्य जो है वो सिर्फ यमुना घाटी में ही है, इसलिए वहाँ ये भी खेत बंजर नहीं है। और खेत बंजर इसलिए भी नहीं है कि जब आप रोपड़ी लगाने जाएंगे तो सब गीत गा के जाते हैं और बिल्कुल थकान खत्म हो जाती, भूख भी नहीं लगती, और जब खाना देने वाला आएगा तो वो भी ऐसा लाएगा कि सबके बैठ करके साथ खाएंगे खाना। तो जो ये सामूहिकता है, इसी ने ही ये लोक संस्कृति को जिंदा रखा है, और मुझे लगता है कि लोक संस्कृति खतरे में तो कभी रही नहीं है। तो अनिल से ये निवेदन करेंगे कि वो जो गीत है, सामूहिक वाला गीत, बिल्कुल तो आप इसी पे गाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा उसको हटा सकते हो। 2008 की बात बता रहा हूं मैं कि जब जो है एक दौर आया कि रवाई के लोकगीत बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हर कोई जो है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति थोड़ा आ चुकी थी और हर कोई जो है ये चाह रहा था कि मैं ऐसा गाऊं कुछ कि बिल्कुल जो है रवाई का नाम हो, लेकिन रातों रात मेरे स्टार लग जाए हर गायक की। क्योंकि मैं 2005 की बात बताऊं भाई जी, तो रवाई घाटी से महेंद्र चौहान के बाद दूसरे नंबर पे अनिल बेसारी था, जिसने कैसेट निकाली थी, मतलब कैसेट के माध्यम से एक मान्यता प्राप्त। हालांकि उसके बाद जो है 2008 या 9 में जो है हमारे परम आदरणीय आज जो है परलोक में है, उनको वहाँ पर ईश्वर ने बहुत अच्छी जगह दे रखी होगी। हमारे रतन सिंह जौनसारी जी, उन्होंने मेरा पहला ऑडिशन जब लिया था आकाशवाणी में नजीबाबाद, तो उन्होंने मेरा जो है स्वर परीक्षा ली थी और उन्होंने कहा था कि बेटा आप किसी भी एंगल से नहीं लगते कि आप जौनसारी हैं कि रवाई हैं, आप तो हर जगह गा लेते हैं, हर चीज़ को गा लेते हैं। तो उनका आशीर्वाद से जो है फिर उसके बाद संस्कृति विभाग में ऑडिशन हुआ और उस ऑडिशन को भी मैंने जो है अच्छे ग्रेड में जो है पास किया। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन जहां तक संस्कृति की बात आई तो रवाई के गीत कैसे जो है मंच पर आए, तो क्योंकि बात हो जाती थी कि रवाई के कुछ गीतों में ऐसा था कि नहीं भाई उसमें तो ये चीजें हैं, और वास्तव में वो चीजें जो है कमरे के बाहर कैसे निकले, क्योंकि बाहर निकलेगी तो थोड़ा हमारा माइनस पॉइंट भी था, क्योंकि उस समय के गीत थे। तो हमने उसमें एक शोध किया कि भाई जो हम अगर लोक कलाकार हैं तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि जो उसमें ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानी चाहिए उसको हटा करके वहां अच्छी चीज जोड़ दो, लेकिन लाओ उसको आगे। फिर लोगों ने बोला नहीं यार कि आप जरा एक बार जो है प्रयोग करके देखो। तो मैं आपको भाई जी, आप सब बुद्धिजीवी लोग यार, रवाई से भी बहुत लोग बिलोंग करते हैं। मैंने एक गीत गाया था बित्र्या की
भित्री एक गांव है, ये पड़ता फतेह पर्वत में। वहाँ सोन्यास एक मेला होता है। और उस सोन्यास मेले में और क्या कहते हैं, देवरा गांव, नेटवाड़ के ऊपर जो है देवरा गांव, जहां कर्ण महाराज हैं, और कर्ण महाराज के चौथ में एक गीत लगता था संपू, और उसमें एक शब्द ऐसा था कि जो विशेषकर जाति विशेष के लिए था, और वो थोड़ा समाज को जो है भ्रमित कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं वो विरोधाभास पैदा कर रहा था। तो उस शब्द को मैंने हटा करके वहां दादा जोड़ दिया। वो जो शब्द था वो ये किसी जाति पर था, आप लोगों ने सुना होगा उस गीत को अगर जो पुराने लोग हैं। तो मैंने वो शब्द हटा करके उसको दादा का मतलब हमारे यहाँ जो है बड़े भाई को बोलते हैं, बड़े भाई को हमारे यहाँ बोलते हैं दादा, और बड़ी दीदी को हमारे यहाँ दादी बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमने उसको बितरा की सोनिया से शुरू किया, और उस गीत को हालांकि मैंने उसको नॉन स्टॉप में दिया, क्योंकि वो दोनों चीजें एक साथ आ जानी चाहिए थी। अब इतना मेरे पास भी, क्योंकि हम गरीब घर के उस समय लोग थे। अब जो वो तो एक अलग कहानी है कि हम किस गरीब घर से जो है उभरे हैं, वो अलग विषय था। लेकिन अब इतना पैसा नहीं है कि स्टूडियो में जा करके हम जो है इतना पैसा खर्च करें अलग अलग गीतों में। लेकिन स्टूडियो वाले भी हमारे जो है बहुत मदद करते थे। वो हमने कहा भाई आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन मैं 2 गीत जो है इकट्ठा गाऊंगा, क्योंकि ये पहला वो था कि आना चाहिए, रवाई के लोकगीतों को बाहर आना चाहिए। तो उसके मैं 2 लाइन आपके बीच में, पहले सोन्यास का, कि सोन्यास मतलब जो मेला है यहाँ का, उस मेले में जो मेहमान आता था, और उस समय मेहमान के साथ साथ जो रिश्ता नाता आपस में जुड़ जाते थे, उसका एक उसमें चित्रण है। तो पहले सोन्यास मेला का, ये घास काटी लौण्या सा, घास काटी लौण्या सा, घास काटी लौण्या सा, घास काटी लौण्या सा, कतेरा जुड़ो बुए बितिरिया की सोण्या सा, कतेरा जुड़ो बुए बितिरिया की सोण्या सा, यो तरी कैरोणे, यो तरी कैरोणे, अतरी कैरोणे, अतरी कैरोणे, बितिरिया की सोण्या सजुड़ विषय गति सोणे, बितिरिया की सोण्या सजुड़ विषय गति सोणा। देखो इस गीत में क्या था कि एक बड़ा चैलेंज हमारे पास ये आ गया था कि इसको स्टूडियो में ढोल कैसे बजाया जाए, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था, क्योंकि लोग ढोलक, तबला या ऑक्टोपैड इसको ही जानते थे कि यही बजते स्टूडियो में। लेकिन हमने फिर हमारे जो साथी थे एलम भाई, आप क्योंकि भाई जी पूरा निर्देशन कर रहे थे, उस चीज को अगर लाने के लिए प्रेम भाई का बड़ा सहयोग है, क्योंकि हम लोगों को उतना नॉलेज भी नहीं था कि देहरादून में होता क्या है, क्योंकि पहाड़ी लोग थे। तो भाई जी यहाँ पे थे, इन्होंने पूरा मार्गदर्शन करा कि देखो ढोल भी हम स्टूडियो के अंदर ही बजाएंगे। लेकिन हमारे 2 लोग तो फेल ही हो गए, वो जैसे स्टूडियो में आए वो नर्वस हो गए, वो बोले अरे हम कैसे बजाए, क्लिक जैसे चल रही वो क्लिक से बाहर हो जा रहे, बड़ी आफत हो गई, कैसे होगा। लेकिन बाद में जो है एलम भाई को लाया गया, एलम भाई ने रणसिंगा ढोल दमाऊ खुद बजाया, और उसका ट्रैक बनाया गया इस सोन्यास मेले के लिए, और पूरा लाइव म्यूजिक जो होता है। और एक खास बात है कि जो आज भी जो इस गीत का जो रिदम है ना ढोल वाला, तमाम स्टूडियो वालों ने उससे चोरी करके कॉपी पे उसी को बजा रहे हैं। बिल्कुल, ढोल को स्टूडियो में बजाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो खैर कंटिन्यू, फिर जो है ये गीत बजा, उसके बाद जो दादा वाला, क्योंकि उसमें जो शब्द हमने हटाए, देखो शब्दों को अगर हम लोग कलाकार हैं तो कुछ हमारी संस्कृतियों में ऐसा है कि उन शब्दों को हमको संवारना चाहिए, तभी हम जो है संस्कृति अपनी बेहतर संस्कृति ला सकते हैं। तो उसमें जो है एक गीत था जो चौथ पे था, जिसमें हमने दादा शब्द को जोड़ा है, वो था बल बाकरिया को बासणों ले, बाकरिया को बासणों ले, मेरी या सौंपू दादा ले, बाकरिया को बासणों ले, ताई बल सौंपू दादा ले, चौथी ले आसणों ले, मेरी या सौंपू दादा ले, चौथी ले आसणों ले, बासी जालो मोराले, बासी जालो मोराले, मेरी या शंपू दादा ले, बासी जालो मोराले, द्योरा का की चौथा जुड़ा बड़ी झका झोराले, मेरी या शंपू दादा ले, बड़ी झका झोराले। जब ये गीत हमने लाया
तो उसके बाद सबने कहा कि देखो पहले क्या था कि भाई रवाएं के गीत तो ऐसे गीत तो नहीं चल सकते हैं, ना वो डीजे पे बज सकते हैं, ना उनको कोई पसंद करेगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि रिकॉर्ड है रवाएं का कि जैसे बितरा की सोनियास का गीत मैंने गाया, कैसे जैसे वो मार्केट में आया, तो आज के डेट में भी, आज 2024 हो गया है, ऐसी कोई शादी नहीं है जहां डीजे पर या जो हमारे अब बैंड चल गए हैं पहाड़ी बैंड, जहां पर बितरा की सोनियास और संपू दादा की हारोल नहीं चलती होगी, ये तांदी गीत नहीं चलता होगा, इतना फेमस हुआ है। बिल्कुल। और अनिल एक अच्छा अर्थ क्या, हाँ, जो शंपू दादा कि मतलब आप जो आज चौथ जुड़ रही है, कहाँ कर्ण महाराज के यहाँ जो चौथ का मेला होता है उसमें आपने जरूर आना है, क्योंकि बड़ी झकाझोर का मतलब है कि बहुत भीड़ होती है और वो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और उसके समण देखो समण भी उसमें बल पानी किलो पकीले, पानी किलो पकीले, मेरिया संपू दादा ले पानी किलो पकीले, चौथी की समण होंदी हरे ल्याछु पकीले, मेरिया संपू दादा ले हरे ल्याछु पकीले। हरेली जानते हैं? हरेली मतलब जो एक उगाई जाती है पानी की लुपकी। लुपकी का मतलब होता है जिसमें जो है भर करके एक विशेष प्रकार का बर्तन वहां का, हाँ यहाँ तो लोटा, लेकिन लोटा का साइज होने लोटा से भी थोड़ा वो अलग हटके उसको लुपकी बोलते हैं वहां पर, वो पर्वत में। गीत अनिल गा रहा था और आपका लिखा हुआ गीत भी गा रहा है। आइए दोनों गीत अनिल गा रहा है। कौन सा? मोन का एक तो था अगलाटा का माछा, तोसा का कंटिला, वो भी है। बहुत सारे वो तो हमारे जी। तो आपके लेकिन हमने जो है जो प्रयास किया था कि मोड़ के गीत को कैसे जो है सुंदर सा लिया जाए और लोग उसको जो है, लोगों जो पीछे की जनरेशन है वो उनको ये पता लगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा मेला है। तो उसमें हमने सुंदर सा जो है वो कड़ियां दी थी। मैं दादू बल रोणे जादो मोड़ा मेरा दादू ये, मैं दादू बल रोणे जादो मोड़ा मेरा दादू ये, यू दादू बल परिशा को मोड़ा मेरा दादू ये, यू दादू बल परिशे को मोड़ा मेरा दादू ये, ऊँटी देना मेरी चौसोड़िया घेसोड़ी मेरा दादू ये, ऊँटी देना मेरी चौसोया घेसोड़ी मेरा दादू ये, मैं दादू बल रोणे जादू मोड़ा मेरा दादू ये, मैं दादू बल रोना जादू मोड़ा मेरा दादू ये। मतलब कितना मीठा से कि भाई लोग जब बोले कि भाई इतना सुंदर है कि मतलब एक विनती की जा रही कि हे दादा मतलब ये बड़े भाई मुझे जाने दो। यालो दानो का चोले डांड्यू को या पास्यूले हो, ये बाजो है जिसको बाजो कहते हैं रवाई में, जिसकी एक संवाद का था, मतलब एक जंगल से दूसरे जंगल को कैसे संवाद करें हम आपस में कि मैं ठीक हूं, मैं घास काट रही हूं, मैं कैसे हूं। तो इसको मैंने बाजूबंद को जो है रवाई की संस्कृति में लिया है कि कैसे हम जो है अपने पहाड़ को बवाने की, मुझे पहाड़ में अच्छा लगता है तो उसके लिए मैंने ये बाजू एक लाइन फिर इसी बाजू के साथ साथ मैंने गीत को गाया था। आलो दानो का चोले डांड्यू को या पास्यूले ओ, सुआ डांडुई मानो आछोले तेरी सो जाओ, ये ना थूली झूली काले सुआ उड़ी न गेले ओ, मेरा रावाई मूली काले तेरी सो जाओ। क्योंकि रवाई छोटा नहीं, यहाँ राड़ी से लेकर के आपके रायगढ़ तक, आप हाटकोटी हिमाचल में अब रायगढ़ पड़ता है, क्योंकि रायगढ़ का इतिहास बताता है रवाई का कि रायगढ़ के राजा के नाम से ही रवाई जो नाम पड़ा है वो वहां तक का इतना बृहद एरिया, अलग अलग बोली भाषा और संस्कृति के हाटकोटी के सामने रायगढ़ है। ठीक है, रवाई के इतिहास कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब वर्णन मिलता है।
तो अलग अलग बोली भाषा और रीति रिवाज, क्योंकि वहां एक धार के पीछे दूसरा कल्चर शुरू हो जाता है, दूसरी बोली भाषा शुरू हो जाती है। तो इन सबको संजोए रखने के लिए गीत गाया गया। रंगीली रवाई मेरी छबीलो से राओ, हिमालय का ऊंचा डांडा बस्यूं मेरो गाँव। रंगीली रवाई मेरी छबीलो से राओ, हिमालय का ऊंचा डांडा बस्यूं मेरो गाँव। हिमालय का ऊंचा डांडा बस्यूं मेरो गाँव। बोले रूपीणो सुपीणो नदी बगे दी तमुषा, रूपीणो सुपीणो। देखो हर की धुन रूपीण सुपीण से शुरू किया इस गीत को, मतलब रूपीण और सुपीण नदी का जहां संगम होता है वहीं से टोन्स बनती है आपके नेटवर्क से। रूपीणो सुपीणो नदी बगे दी तमुषा, स्वर्गा रोहिणी देखी लागे दी हंसा। स्वर्गा रोहिणी देखी लागे दी हंसा, बस्यूं हर की दुणा मेरो ब्रह्म कमल कछाओ। रंगीली रवाई मेरी छबीलो से राओ, रंगीली रवाई मेरी छबीलो से राओ। हिमालय का ऊंचा डांडा बस्यूं मेरो गाँव। घूमना का प्यारो होंदू मेरू यू पुरोला, घूमना का प्यारो होंदू मेरू यू पुरोला। चल घुमोला मोरी बैंड फिर रोड़े कुमोला, चल घुमोला मोरी बैंड फिर रोड़े कुमोला। खलाड़ी की जाग माता चल भेंट चढ़ाऊं, रंगीली रवाई मेरी छबीलो से राऊं। रंगीली रवाई मेरी छबीलो से राऊं। इसमें सारे गीतों का हालांकि मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं है, वो लिखा हुआ है डायरी में गीत, लेकिन उसमें पूरे सीढ़े अस्के डांडा की जातर, गंगनानी जातर, देवलांग, ये सब चीजें उसमें जो है जोड़ा गया इस गीत में।